Brought to you by MDH मसाले। कानून व्यवस्था के पालन के दौरान कई बार ऐसे मौके आते हैं जब पुलिस को भीड़ भी काबू करनी होती है और भीड़ में शामिल उपद्रवियों को सबक भी सिखाना होता है, और सबक भी ऐसे कि किसी की जान को कोई खतरा पैदा ना हो। योगी सरकार ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारी मजबूत करने जा रही है। हिंसक प्रदर्शनों और दंगाइयों से निपटने के लिए सीएम योगी ने बड़ा कदम उठा लिया है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। यूपी की पत्थरबाज गैंग सुधर जाए, पुलिस पर हमला करने वाली अराजक गैंग बाज आ जाए, सड़कों पर उपद्रव करने वाले अपनी आदतें बदल लें, क्योंकि ऐसे लोगों से निपटने के लिए सीएम योगी बड़ी तैयारी में जुटे हैं। जी हां, सीएम योगी हिंसक प्रदर्शन, पत्थरबाजी और कानून व्यवस्था से जुड़े चुनौतीपूर्ण हालातों से निपटने के लिए लठ जुटा रहे हैं। योगी सरकार पुलिस के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण उपकरण खरीदने जा रही है। इसके लिए गृह विभाग ने 29.45 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इन पैसों से योगी फोर्स के लिए लाठी, हेलमेट और शील्ड खरीदी जाएंगी। इसके अलावा पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए बैलिस्टिक शील्ड और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाउड हेलर भी खरीदे जाएंगे। खरीद और इन उपकरणों को अलग अलग जगहों पर पहुंचाने की जिम्मेदारी पुलिस की लॉजिस्टिक शाखा को दी गई है। अक्सर भीड़ में पुलिसकर्मियों पर हमले हो जाते हैं और अब इन्हीं हमलों से बचने के लिए पुलिस को ये तमाम शील्ड, हेलमेट और डंडे पीवीसी के दिए जाएंगे। मतलब योगी ने सूबे का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार किसी भी प्रकार के राजकता और गुंडागिर्दी को पनपने नहीं देगी। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाने का कार्य भी करेगी। यूपी पुलिस कितनी लाठियां, हेलमेट, शील्ड, बैलिस्टिक शील्ड और लाउड हेलर खरीदेगी, अब वो भी जान लीजिए। 1.50 करोड़ की लागत से 30,000 पीवीसी लाठियां खरीदी जाएंगी। 7.80 करोड़ की लागत से 30,000 हेलमेट खरीदे जाएंगे। 12 करोड़ की लागत से 30,000 रॉयड शील्ड खरीदी जाएंगी। 7.42 करोड़ की लागत से बैलिस्टिक शील्ड खरीदी जाएंगी, जबकि 75 लाख रुपए से 1500 लाउड हेलर खरीदे जाएंगे। हाल के दिनों में दिल्ली समेत कई शहरों में आंदोलनों और प्रदर्शनों के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले सामने आए हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को ये सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने की तैयारी है। ये बांस के डंडे हैं, वो पहले इनका यूज होता था और अब इनको जो है इनसे क्या होता था कि अगर किसी को एक तो वजन था, साथ ही इनके खराब होने का भी डर रहता था। लेकिन अब ये जो पीवीसी डंडों का जो निर्माण कराया जा रहा है, तो इनमें क्या है कि ये एक तो हल्के हैं। बताया जा रहा है कि इससे किसी को अगर मारना पड़ा या किसी को दंड देना पड़ा तो हल्की चोट लगती है और चोट के निशान नहीं आते। इन सुरक्षा उपकरणों में सबसे ज्यादा चर्चा पीवीसी लाठियों की है। ये वो लाठियां हैं जिन्होंने पुलिस की पारंपरिक बांस की बनी लाठियों की जगह ली है। आमतौर पर पुलिस विभाग में इस्तेमाल होने वाली पुरानी लाठियां लंबी, मजबूत और हल्के बांस से बनी होती थी, जबकि अब इस्तेमाल हो रही पीवीसी लाठियां पॉलीविनाइल क्लोराइड नाम के सिंथेटिक प्लास्टिक से बनती हैं। बांस की लाठी की चोट अधिक गंभीर, अंदरूनी और गहरी होती है। इसके विपरीत पीवीसी लाठी की चोट हल्की, कम गंभीर और जल्दी ठीक होने वाली होती है। ट्रेडिशनल लाठियों के लंबे वक्त तक इस्तेमाल और मौसम के असर से खराब होने और टूटने का खतरा रहता है। पीवीसी लाठियां कितने भी लंबे समय तक इस्तेमाल की जाएं, इनकी टूट फूट का खतरा नहीं होता। पीवीसी लाठियां हल्की और इस्तेमाल में आसान होती हैं, इसीलिए अब पारंपरिक बांस की बनी लाठियों की जगह पीवीसी लाठियों का इस्तेमाल होता है। जो अब ये फाइबर के बेंत आए हैं, पुलिस विभाग को दिए गए हैं, सालों से हैं, ये बहुत सुविधाजनक है, वज़न में कम है, मेंटेनेंस की कोई प्रॉब्लम्स नहीं हैं, इनको कैरी करना भी पुलिसकर्मियों के लिए आसान है। सवाल यह है कि अभी इन सुरक्षा उपकरणों की खरीद की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल आने वाले वक्त में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दशहरा और दीपावली जैसे त्यौहार हैं। ऐसे वक्त में अराजक तत्व एक्टिव हो जाते हैं और माहौल खराब करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने की फिराक में रहते हैं। लिहाजा ऐसे तत्वों से निपटने के लिए यही और सही समय है।
ऐसे में योगी फोर्स को अतिरिक्त सुरक्षा और संचार उपकरण उपलब्ध कराने की तैयारी। सीएम योगी का मकसद पुलिसकर्मियों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से संभालना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पुलिस की पारंपरिक बांस की बनी लाठी की जगह अब पॉलीकार्बोनेट और पीवीसी लाठियों ने ले ली, जो इस्तेमाल में आसान और हल्की भी है। इनकी कीमत में भी जमीन आसमान का अंतर है। 1950 से 1990 के दशक तक पुलिस बांस और लकड़ी से बनी लाठियों का इस्तेमाल करती थी, जिनकी कीमत 10 से 50 रुपए के बीच हुआ करती थी। साल 2000 से 2020 के बीच पारंपरिक लाठियों की जगह पॉलीकार्बोनेट फाइबर से बनी लाठियां आ गई। इस तरह की एक लाठी की कीमत 100 रुपए से लेकर 250 रुपए के बीच होती है। अब यानी कि 2026 में पुलिस विभाग में पीवीसी लाठियों की एंट्री हो चुकी है। यह पॉलीकार्बोनेट लाठियों का एडवांस वर्जन है, जिनकी कीमत 500 रुपए तक होती है। योगी की लाठी चलती है तो इसमें आवाज भी होती है और उससे दर्द भी होता है। योगी ने आज शब्दों वाली लाठी चलाई कांग्रेस पर, जिसकी गूंज सुनाई दे रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में जो किया, उससे योगी गुस्से में। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करने के बाद एक ऐसे कार्यक्रम में वो शामिल हुए जहां मछली पार्टी हो रही थी, और वो कार्यक्रम भी कांग्रेस नेता ने आयोजित करवाया था सावन के महीने में, और वो भी राम नगरी में। मछली पार्टी पर योगी आदित्यनाथ ने शब्दों की लाठी कैसे चलाई। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं। बाद में पता चला कि वहां पर उन्होंने मछली भोज का अपने समाज के लिए कार्यक्रम रखा। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो मैं न अयोध्या के सीमा के अंदर खाता हूं, न सीमा के बाहर खाता हूं। मैं हनुमान जी की गदा, लेकिन ह्यूम की और नाजायज औलादों पर चलेगी। ये मछलियां यूपी की सियासत के सेंटर पॉइंट में आ गई हैं। इन मछलियों की वजह से योगी वर्सेस कांग्रेस हो गया है, लेकिन जिंदा मछलियों के चलते नहीं, बल्कि खाने के प्लेट में सजी मछलियों के चलते। श्री राम की नगरी अयोध्या में यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के एक मछली पार्टी में जाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं। अजय राय रविवार को अयोध्या में थे, जहां अपने सहयोगियों के साथ दोपहर में श्री राम मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद अजय राय हनुमानगढ़ी मंदिर से 38 किलोमीटर दूर अयोध्या जिले में ही कांग्रेस के एक स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वागत समारोह अजय राय के सम्मान में रखा गया था और कार्यक्रम के आयोजक भी कांग्रेस के ही नेता राम भुवाल निषाद थे। मतलब कार्यक्रम कांग्रेस नेताओं के लिए कांग्रेस नेताओं के द्वारा ही आयोजित किया गया था। कांग्रेस नेताओं के स्वागत समारोह में मछली भोज रखा गया था। सोचिए, सावन के महीने में मछली पार्टी। एक तरफ सनातनी सावन के महीने में प्याज और लहसुन तक छोड़ देते हैं, वहीं अयोध्या नगरी में कांग्रेस के कार्यक्रम में मछली पार्टी हुई। कांग्रेस की मछली पार्टी की खबर योगी तक पहुंची तो उन्होंने कांग्रेस को राजनीति का गिरगिट करार दिया। ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो सावन में कांग्रेस का मछली भोज वायरल हुआ तो अजय राय ने भी सफाई देने में देर नहीं लगाई। जो एक आयोजन रखा गया था, उस आयोजन में हम लोग सहभागी बने। बाद में पता चला कि वहां पर उन्होंने मछली भोज का अपने समाज के लिए कार्यक्रम रखा। सर, आपको पहले से नहीं मालूम? नहीं, बाद में पता चला। अजय राय ने खुद को शाकाहारी बताया, लेकिन उनकी ये दलील भी अयोध्या के साधु संतों को रास नहीं आ रही है। अयोध्या की सीमा के अंदर कांग्रेस पार्टी के मछली भोज के चलते अयोध्या के साधु संत गुस्से में हैं और भड़के हुए हैं। हनुमान जी की गदा, लेकिन ह्यूम की और नाजायज औलादों पर चलेगी और पूरी कांग्रेस का नाश हो जाएगा। आप भोजन के बहाने लोगों को बुलाना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको आस्था से कोई लेना देना नहीं है। आप शुद्ध रूप से कालनेमी हो। साधु संतों का गुस्सा तो सुन और देख लिया। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी भी पावन नगरी की पवित्रता को बनाए रखने की नसीहत दे रहे हैं। अयोध्या नगरी धर्म की नगरी है और सावन का पवित्र महीना है, और सावन के महीने में ख़ास तौर से हिंदू धर्म में जो है बराव भी किया जाता है। और इस पूजा पाठ के महीने में लोग जो है गोश्त मछली को वर्जित
रखना चाहिए। वैसे नॉनवेज को लेकर अयोध्या प्रशासन का नियम भी जान लीजिए। अयोध्या में राम मंदिर और 15 किलोमीटर के पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के दायरे में नॉनवेज की बिक्री, परोसने और ऑनलाइन डिलीवरी पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। सवाल किसी के नॉनवेज खाने या ना खाने को लेकर नहीं है, बल्कि सावन के महीने में पवित्र नगरी में मांसाहार पार्टी को लेकर है। क्योंकि कार्यक्रम कांग्रेस नेता की ओर से आयोजित था, कांग्रेस नेताओं के लिए था, इसीलिए सवाल भी कांग्रेस से ही होगा। बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई के मझगांव में इस वक्त पुलिस चप्पे चप्पे पर पहरा दे रही है। हिंदू समुदाय विरोध प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि गणेश जुलूस के दौरान मझगांव में जो हुआ उसने गणेश उत्सव के पहले सनातनियों को आक्रोश से भर दिया है। गणेश प्रतिमा लाने का जुलूस निकल रहा था, इसी दौरान किसी ने गणेश प्रतिमा को अपमानित करने की कोशिश की, प्रतिमा को टारगेट कर अंडा फेंक दिया। इसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। 4 से 5 अंडे फेंके गए हैं, पर लास्ट में एक चप्पल भी आया ऊपर से। अच्छा, तो डीसीपी को बताया, डीजीपी भी आए थे। जब महाराष्ट्र का जर्रा जर्रा गणपति बप्पा के लिए पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत कर रहा है, उस वक्त किसने की गणेश उत्सव में खलल की साजिश। सनातन के प्रथम देव बप्पा के अपमान की किसने की जरूरत। गणेश उत्सव की तैयारियों के बीच सांप्रदायिक आग भड़काने की ये बहुत बड़ी साजिश दिख रही है। मुंबई के मझगांव में जब गणेश प्रतिमा लाई जा रही थी, ठीक उसी वक्त हिंदू समुदाय की आस्था के साथ महापाप हुआ है। किसने फेंके गणेश प्रतिमा पर अंडे? पूरा मझगांव गुस्से और आक्रोश में सुलग रहा है। भक्ति के साथ खिलवाड़ की एक छोटी सी चिंगारी सांप्रदायिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर सकती है। बावजूद इसके गणेश प्रतिमा पर किसी ने अंडे फेंकने का दुस्साहस किया है। उस व्यक्ति को, सस्पेक्ट को तलाशने में लगी हुई है। ऑफिशियल तौर पे एफआईआर हो गई है। ये स्पॉट एग्जैक्टली वहाँ था जब कल रात को गणपति जो पंडाल से जुड़े हुए जो लोग थे वो बड़ी संख्या में मौजूद थे। वो पूरे गाजियाबाजी के साथ यहाँ पर मूर्ति को लेकर आ रहे थे और अचानक से एक अंडा आकर यहाँ उनके ऊपर गिरता है और उसके बाद पूरा बवाल शुरू हो जाता है। तब बड़े संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, नारेबाजी होती है, पुलिस को आना पड़ता है। गणपति जुलूस के दौरान बवाल के बाद बीच बचाव के लिए पुलिस को बीच में आना पड़ा। पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान छेड़ दिया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में है। गणेश उत्सव के दौरान ऐसी घटना मझगांव में पहले कभी नहीं हुई थी। हम आ रहे थे गणपति लेके। कहाँ से आए थे आप? उस रूट से? ये रूट से आ रहे थे। जैसे ही ट्रॉली आई, यहाँ हमारे सामने 4 अंडे गिरे। अच्छा, एक अंडा नहीं, 4 अंडे? 4 अंडे। कुल 4 से 5 अंडे फेंके गए हैं, पर लास्ट में एक चप्पल भी आया ऊपर से। अच्छा, तो डीसीपी को बताया, डीजीपी भी आए थे। हालांकि मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान रंग में भंग डालने की घटना पहली बार नहीं हुई है। मुंबईकरों का कहना है कि ये घटना अगस्त 2022 में नागपाड़ा इलाके के कमाठीपुरा में हुई घटना जैसी ही है, जब गणेश प्रतिमा लाने वाले जुलूस पर अंडे फेंके गए थे, जिससे 2 गुटों के बीच झड़प हो गई थी, जिसे बाद में शांत करा दिया गया था। लेकिन मझगांव में भड़की आग आरोपियों की गिरफ्तारी तक बुझती नहीं दिख रही है। साल भर इंतजार के बाद गणपति बप्पा घर पधारते हैं और उस वक्त अपमान की ये ऐसी घिनौनी कोशिश हुई है जिसने भगवान गणेश के भक्तों को खौला कर रख दिया है। तो इन जिहादियों को पुलिस तो पुलिस का काम कर रही है, कल तुरंत केस भी दाखिल हो गई, मगर इस महाराष्ट्र में अगर इस तरीके की कोई भी जिहाद कोई करने की कोशिश करेगा, किसी भी तरीके से हमारे हिंदुओं की तरफ गंदी नजर से देखेगा ना, तो उन लोग को सभी को मिट्टी में मिला देंगे। इतनी ताकत हमारे महाराष्ट्र की सरकार में। महाराष्ट्र में इस साल गणेश उत्सव 14 सितंबर से शुरू होगा। मुंबई में करीब 10,600 सार्वजनिक गणेश मंडल हैं। करीब 2,500 मंडलों ने 10 दिन के उत्सव के लिए अनुमति ली है। पूरे महाराष्ट्र में करीब 28 लाख गणेश प्रतिमाएं स्थापित होने का अनुमान है। मुंबई में पंडाल की अनुमति के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया है। इसमें बीएमसी के साथ स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की एनओसी भी ऑनलाइन मिल सकेगी। आवेदन 13 सितंबर तक दिए जा सकते हैं।
मझगांव में बप्पा की मूर्ति पर अंडा फेंकने की घटना जंगल में आग की तरह पूरे महाराष्ट्र में फैल चुकी है। मुंबई पुलिस की कोशिश है कि 24 घंटे के भीतर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाए। कुछ लोगों का दावा चप्पल फेंके जाने का भी है, लेकिन अंडे फेंके जाने की बात, 4 से 5 अंडे यहाँ पे फेंके गए हैं। ये बात यहाँ पर जो लोग हैं बेहद इस बात से नाराज भी हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी माहौल नहीं देखा था। ये पहली बार है जब इस तरह की घटना घट रही है, और यकीनन तौर पर एक समाज के तौर पे अगर ऐसा होता है तो ये समाज को कमजोर करने वाली बात ज़्यादा निकल कर आती है। कैमरा पर्सन रवि हम्बरकर के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। मुंबई में गणपति के आगमन जुलूस पर अंडे फेंके गए तो 1700 किलोमीटर दूर यूपी में विवादित इस्लामिक झंडे से तनाव फैल गया। यूपी के एक शहर के खास इलाके में AK-47 की आकृति वाले झंडे लहराए गए। अब सवाल यहां पर यह है कि कट्टरपंथी आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? कहीं यूपी में कोई बड़ी साजिश तो नहीं चल रही है? हिंदुओं को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश हो रही है। ये भारत का इस्लामीकरण करने की साजिश है। हिंदू त्योहार पर माहौल खराब करने की साजिश। 26 अगस्त को बरौफात है तो 4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी। बरौफात पर मियां भाई जुलूस निकालते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ दही हांडी फोड़ी जाती है। लेकिन यूपी के देवरिया में AK-47 वाला इस्लामिक झंडा लगाकर क्या और किसे मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? घर के बाहर लगे इस काले रंग के झंडे को देखिए। इसके दोनों तरफ AK-47 गन की आकृति बनी हुई है और ऊपर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। AK-47 वाला ये इस्लामिक झंडा देवरिया जिले के सलेमपुर थाना क्षेत्र के मझौली राज कस्बे में एक मकान पर लगाया गया था। एक मकान के सामने इस्लामिक झंडा लगा हुआ था जिस पर AK-47 का चित्र बनाया गया था। ये वही मकान है जिसके सामने झंडा लगा हुआ था। इस मकान के अंदर परिजन नहीं है जो इस बारे में बात करें। इसके ठीक पास में एक और झंडा लगा है। इस पर तलवार की तस्वीर है। इस झंडे पर भी उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। इस्लामिक झंडे की खबर जैसे ही जिले में फैली, देवरिया सदर से बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी हरकत में आ गए। AK-47 वाले झंडे को देखकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भड़क गए। इससे पहले हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटता योगी फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया और इस्लामिक झंडे को उतार दिया गया। खतरनाक हथियार की तस्वीर वाला यह झंडा मोहम्मद अशरफ उर्फ शमसुद्दीन के घर के सामने लगा था और उसे पेंटर मुबीन ने बनाया था। मोहम्मद अशरफ उर्फ शमसुद्दीन निवासी वार्ड नंबर 8 के घर के सामने एक इस्लामिक झंडा जिसके नीचे AK-47 का फोटो बना हुआ है को उतारते समय किसी व्यक्ति द्वारा उसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया। इस संबंध में जब जानकारी की गई तो यह ज्ञात हुआ कि उस झंडे को वार्ड नंबर 8 निवासी मुबीन पेंटर द्वारा बनाया गया था। घटना के संबंध में 3 व्यक्तियों को धारा 170 BNSS के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। झंडा लगाने वाले से लेकर बनाने वाले तक पकड़े गए। देवरिया जिले का मझौली राज कस्बा मिक्स आबादी वाला इलाका है। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ कभी विवाद नहीं हुआ। लेकिन बरौफात और जन्माष्टमी से पहले कट्टरपंथियों का AK-47 वाला झंडा लहराना क्या कोई मैसेज देने की कोशिश है? त्योहार के उद्देश्य में और क्या? त्योहार को लेकर जी हर साल लगता है। हर साल लगता है। हर वर्गों में देखिए कुछ माहौल बिगाड़ने वाले लोग पड़े हुए हैं। बरौफात नजदीक है, जन्माष्टमी का नजदीक है। अगर किसी को झंडा लगाना था तो वो अपने धर्म से जुड़े झंडे को लहराए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें AK-47 की तस्वीर बनाने के पीछे क्या मंशा थी? यूपी पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से अब यही उगलवाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। AK-47 वाली साजिश यूपी में हुई तो पंजाब में आतंक के डबल अटैक का खतरा सामने आया। एक तरफ चंडीगढ़ में BKI के 3 संदिग्धों से विस्फोटक और हथियार बरामद हुए, तो दूसरी तरफ अमृतसर के सैन्य ठिकानों पर रेकी के इनपुट से हाई अलर्ट। सवाल यह है कि क्या सीमा पार बैठे हैंडलर्स ने पंजाब में आतंक के अलग अलग नेटवर्क खड़े कर दिए हैं? पंजाब पर आतंकियों के डबल अटैक का प्लान बेनकाब हुआ है। एक साजिश चंडीगढ़ को दहलाने की थी तो दूसरी अमृतसर के मिलिट्री बेस को। चंडीगढ़ में बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी BKI के 3 संदिग्ध पकड़े गए, जिनसे करीब 5 किलो विस्फोटक और हथियार बरामद हुए। वहीं अमृतसर में पाकिस्तानी गैंगस्टर और आतंकी शहजाद भट्टी नेटवर्क के नाम से हाई अलर्ट जारी हुआ है। पहला खतरा चंडीगढ़ में BKI का IED प्लान बड़ा था, निशाने पर चंडीगढ़ था और साजिश को अंजाम देने वाले थे बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी BKI से जुड़े 3 आतंकी। लवप्रीत सिंह, जशनप्रीत सिंह उर्फ जशनदीप और प्रभप्रीत सिंह, तीनों की उम्र 19 से 21 साल के बीच है। इनमें से 2 तरनतारन और एक अमृतसर का रहने वाला है। जब पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया तो इनके पास से करीब 5 किलो जिलेटिन स्टिक, डेटोनेटर, पावर सोर्स और रिमोट ऑपरेटेड सिस्टम, एक पिस्तौल, मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में आरोपियों के तार BKI से जुड़े विदेशी हैंडलर सतनाम उर्फ सत्ता नौशेरा से सामने आए हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि आरोपी उसके निर्देश पर चंडीगढ़ में IED लगाने की तैयारी कर रहे थे। पूरा पंजाब इस वक्त हाई अलर्ट पर है और जो अमृतसर में बेस कैंप है आर्मी का जो खासा स्थित है, वहाँ के बाहर की सुरक्षा जो है और भी बढ़ा दी गई है और ब्यास में जो थे आर्मी कैंप है वहाँ की भी जो सुरक्षा है और भी उसको बढ़ा दी गई है। सो लगातार अमृतसर पुलिस की बात करें, अमृतसर कमिश्नर पुलिस की बात करें और अमृतसर अध्याती पुलिस की बात करें, वो इस वक्त एक्टिव मोड पर है। दूसरा खतरा अमृतसर के मिलिट्री बेस पर नजर। पंजाब में आतंक के दूसरे खतरे ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी, क्योंकि आतंकियों के निशाने पर अमृतसर के संवेदनशील सैन्य ठिकाने होने की आशंका है। खुफिया इनपुट के मुताबिक पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े संभावित खतरे को लेकर पंजाब में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इनपुट में पाकिस्तान में मौजूद 2 संदिग्ध नाम राणा भाई और मलिक का जिक्र है और दावा है कि अमृतसर के खासा कैंटोनमेंट और ब्यास के पास बुड्ढा थे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की रेकी किए जाने की जानकारी मिली है। 5 मई को खासा कैंटोनमेंट की बाहरी दीवार के पास कम तीव्रता का धमाका हुआ था। पंजाब पुलिस के मुताबिक उस घटना में IED का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अहम बात यह है कि उस पुराने धमाके और शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े ताज़ा इंटेलिजेंस इनपुट के बीच फिलहाल कोई सीधा लिंक सामने नहीं आया है। एक तरफ BKI, विदेशी हैंडलर, IED प्लान, दूसरी तरफ शहजाद भट्टी नेटवर्क और सैन्य ठिकानों की रेकी। दोनों मामलों में जांच एजेंसियों का फोकस एक ही सवाल पर है कि क्या पंजाब में सीमा पार बैठे हैंडलर्स ने आतंक के अलग अलग लोकल नेटवर्क एक्टिव कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात उस सड़क की जो पिथौरागढ़ के 9 गांवों की मुसीबत बन गई। 25 सालों से इस कच्ची सड़क को इंतजार है पक्की होने का। सरकारी बाबू आते हैं, मंत्री आते हैं, नेता आते हैं, गांव वालों से वादा भी करते हैं, लेकिन सड़क जस की तस रह जाती है। अब गांव वालों ने यह ठाना है कि सड़क को तो पक्की करवा कर ही दम लेंगे। सालों से परेशान इन गांव वालों के साथ जी न्यूज की मुहिम भी शुरू हो चुकी है। जब तक पक्की सड़क नहीं बन जाएगी ये मुहिम जारी रहेगी। गिरते पत्थर, बरसात में कीचड़, पढ़ने जाने में रोड़ा, एम्बुलेंस का रास्ता रोका। कब होगा नरगोली बेरीनाथ सड़क का डामरीकरण? जब तक सड़क नहीं बनती जी न्यूज की मुहिम जारी रहेगी। हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, देश चांद पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान चंद्रमा में जो है उसके साउथ पोल पे पहुंच चुका है, लेकिन हम लोग जो है मेन रोड में नहीं पहुंच पाए। विकास आसमान की बुलंदियों पर पहुंचने का दावा है, लेकिन 8 किलोमीटर की कच्ची सड़क को अब भी इंतजार है डामरीकरण का। बस आते हैं विधायक लोग, उनको दे दिया पर्चा, बस ये तब बनाएंगे, ये बनाएंगे, हो गया। ये मानव श्रृंखला इसी सड़क के लिए उमड़ी है। 25 सालों से अपने विकास का इंतजार करता रास्ता गांव वालों की दुख भरी दास्तां से गूंज रहा है। वंदे मातरम।
पिथौरागढ़ सीमा पर 9 गांवों के ग्रामीणों ने नरगोली बेरीनाग मोटर मार्ग के डामरीकरण की मांग को लेकर 8 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क करीब 25 वर्षों से बदहाल है। 5 वर्ष पूर्व भी हमने इस संबंध में चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया था और उस वक्त पीडब्ल्यूडी के एक्शन और तहसीलदार आए। उन्होंने कहा कि अविलंब हम इस सड़क का सुधारीकरण कर डामरीकरण करेंगे। कच्ची सड़क की फाइल पक्की सड़क बनने के पहले कहां गुम हो गई? विकास के दावे वाले किस दफ्तर में किस टेबल पर अटक गई? किसके दस्तखत के इंतजार में नहीं बढ़ पाई सड़क के डामरीकरण वाली फाइल? जी न्यूज नरगोली बेरीनाग सड़क का मांग रहा हिसाब। यह जवाब जी न्यूज तब तक मांगता रहेगा जब तक कि 9 गांवों के लोगों को पक्की सड़क का किया गया वादा पूरा नहीं हो जाता। इस इलाके के बीमार लोगों तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच जाती। छात्रों को गिरते पत्थरों के खौफ से आजादी नहीं मिल जाती। पिछले 25 वर्ष पहले जो है ये सड़क कट गई थी और इसका डामरीकरण आज तक नहीं हुआ। उन्होंने इस सड़क का स्टेटस जो है जो संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनसे उनकी जानकारी जुटाई है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि मैं इसका आगे फॉलोअप जो है केंद्रीय स्तर पर अपने स्तर से चलाएं। बागेश्वर की ये सड़क सरकार की अनदेखी, सिस्टम की लापरवाही और सरकारी बाबुओं की फाइल की दास्तान सुना रही है, जो जब तक दुरुस्त नहीं हो जाती जी न्यूज सवाल पूछता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Brought to you by MDH Masale।